soil. Shear strength of soil. नया चैप्टर स्टार्ट करें, shear strength of the soil. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि shear force क्या होता है. आप लोग अपने अपने दिमाग में पहले सोचो कि shear force क्या होता है, क्या आपको समझ में आता है shear force से, तो चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगी कहानी, है ना. तो shear force क्या होता है और किसी चीज की shear strength क्या होती है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले, और फिर सॉइल के बारे में बात करेंगे. तो shear force कैसा होता है, जो पैरेलल टू द प्लेन लगता है, जो पैरेलल टू द प्लेन लगता है वाला फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं, shear force. एक होता है नॉर्मल फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है. अभी तक के हम जो भी फोर्सेस पढ़ते आ रहे हैं वो सारे नॉर्मल फोर्सेस थे, राइट. वर्टिकल स्ट्रेस वाज एक्टिंग नॉर्मल टू द ग्राउंड सरफेस. ये ग्राउंड सरफेस था, उसके ऊपर वर्टिकल स्ट्रेस ऐसे लग रहा था, लाइक दिस, है ना. तो वो नॉर्मल टू द सरफेस था. अब हम लोग जो फोर्स पढ़ने वाले हैं वो कैसा लगेगा, प्लेन के पैरेलल में लगेगा. इट विल बी एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन. तो ये शियर फोर्स हो गया हमारे लिए, ठीक है. इट्स कॉल्ड शियर फोर्स. और शियर फोर्स जो लग रहा है, अगर इसके कारण मान लीजिए आप अपने हाथ पे धक्का दे रहे हैं, हाथ फिसल नहीं रहा, अगर आपका हाथ स्लाइड हो गया मतलब क्या है, शियर फेलियर हो चुका है. अगर आपका हाथ स्लाइड नहीं हो रहा, आप इतना फोर्स लगा रहे हैं कि आपका हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब तक तो आप बोलोगे कि शियर फेलियर नहीं हुआ है. लेकिन आपने इतना फोर्स लगा दिया आपका हाथ आगे स्लाइड हो गया, तो हम बोलेंगे शियर फेलियर हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लॉक है, एक सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट. दिस इज द सरफेस जिस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. इस ब्लॉक को आप पी फोर्स से खींच रहे हो. तो यू आर पुलिंग दिस ब्लॉक विद द फोर्स पी. आप इस ब्लॉक को पी फोर्स से खींच रहे हो, है ना. आप इस ब्लॉक को खींचने की ट्राई कर रहे हो, और जो फोर्स आप लगा रहे हो दैट फोर्स इज पी. ठीक है. अभी क्या हो रहा है, ये दो प्लेन जो है यहाँ पे, एक प्लेन ये ब्लॉक वाला और एक प्लेन ये वाला सरफेस का प्लेन, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कौन इसको अपोज कर रहा है, हु इज अपोजिंग देम. कौन इसको अपोज कर रहा है, अगर इसको खींच रहा है तो इसको अपोज करने वाला कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज अपोजिंग इट. फ्रिक्शन जो है यहाँ पे विलन का काम कर रहा है. फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको फेल होने से रोक रहा है. फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस फोर्स को फेल होने से रोक रहा है. आपने इसको खींचा, फ्रिक्शन इसको पकड़ के रख रहा है कि नहीं जाने देगी, है ना. इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं बस इसको रिलेट करूंगा, सारे मैकेनिक्स को मैं रिलेट करूंगा सॉइल से, है ना. तो जो भी सॉलिड मैकेनिक्स आपने पढ़ा है उसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स से रिलेट करेंगे. तो आपको आता है, इट्स ओके, ठीक है, बट हम इसको रिलेट करेंगे, आपको लगेगा कि जो आता है वही तो आपने पढ़ा है. तो ये जो है सरफेस जो है नीचे का, वो सरफेस ऐसा दिखता है आपको. तो ये तो आपका ब्लॉक हो गया और ये नीचे का सरफेस हो गया. अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको ये दिखता है इसमें ऊपर नीचे वाले, है ना, अनइवन सरफेस है. अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये जो एक ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक फंस जाता है ना, एक ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक उस कारण से फंस जाता है, और इसमें जितनी भी अनइवननेस रहती है दैट कॉजेस फ्रिक्शन. इसमें जितनी भी अनइवननेस रहेगी, अगर आप यहाँ पे ऑयल भर दोगे तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ऑयल भर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारा भर जाएगा. जितनी अनइवननेस है सब जगह ऑयल भर जाएगा, तो क्या होगा, ये बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, स्लाइड होगा, राइट. फ्रिक्शन खत्म कर दिया तो स्लाइडिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, ब्लॉक आगे खत्म जाएगा, दिस ब्लॉक विल मूव फॉरवर्ड. तो इस P is a force. P is a force is trying to pull it. Friction is trying to oppose it. फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी. अगर फ्रिक्शन से ज्यादा जोर से आपने इसको खींच लिया, जितना फ्रिक्शन है उससे ज्यादा ताकत से आपने अगर इसको खींच लिया, तब तो स्लाइड हो जाएगा, तब हम बोलेंगे शियर फेलियर हो चुका है. तो जितना भी फ्रिक्शन है, राइट, जितना भी फ्रिक्शन ये प्रोवाइड कर सकता है, अगर उससे ज्यादा ताकत से आपने इसको खींच लिया तो हम बोलेंगे स्लाइड हो गया, तो हम बोलेंगे फेलियर हो गया. किसमें फेलियर हो गया, शियर में. तो ये सरफेस दूसरे सरफेस के आगे निकल गया, दैट इज कॉल्ड शियर फेलियर. लेकिन अगर फ्रिक्शन ज्यादा है और पी छोटा है, पी छोटा है फ्रिक्शन ज्यादा है, तो हम बोलेंगे फेलियर नहीं कर पाएगा, है ना. तो ये छोटा पतला आदमी नहीं फेलियर कर पाएगा, इसके लिए कम से कम 3 आदमी आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ.
तो जैसे ही हमने 3p का फोर्स लगाया, ये फेलियर हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज शियर फेलियर। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जब स्लाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज शियर फेलियर। सेम थिंग हैपेंस इन योर बीम। बीम में क्या होता है? बीम में एक शियर फोर्स लगता है, राइट? बीम में एक शियर फोर्स लगता है, पॉइंट फोर्स, शियर फोर्स। इसके कारण क्या होता है? जो बीम है वो एक दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड हो जाती है। कैसे स्लाइड होती है? देखो, दिस कॉल्ड एज शियर फेलियर। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड हो गया, कट कर दिया उसने, तो ये शियर फेलियर का एक्चुअल डायग्राम है ना। शियर फेलियर इस तरीके से होता है, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर गया, जब तक के रोक सकता था रोका उसने, जब तक कंक्रीट की लेयर्स एक दूसरे को रोक सकती थी रोकी, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा फोर्स आपने लगाया तो कंक्रीट की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड होगी। सिमिलर थिंग हैपेंस इन वेयर, सिमिलर थिंग हैपेंस इन सॉइल, सिमिलर थिंग हैपेंस इन द सॉइल। तो आपने अपने सपनों का घर बना रखा है यहाँ पे एम्बैंकमेंट के ऊपर, ठीक है। एम्बैंकमेंट के ऊपर ये जो है यहाँ पे सॉइल है, या ये सॉइल है और इसके ऊपर लोडिंग आ रही है ऊपर से। ये जो लोडिंग आ रही है उस कारण से क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग? अगर ये लोडिंग लगती है तो कुछ ऐसा होता है, अभी बताऊंगा क्या होता है। कुछ ऐसा होता है कि एक सरफेस जो है पूरा वीक बन जाता है और इस तरीके से स्लाइडिंग फेलियर हो जाती है। ये पूरी की पूरी सॉइल कट के इधर निकल जाती है, तो पूरी की पूरी सॉइल इस सरफेस से कट के इधर निकल जाती है, तो पूरा पूरा जो है शियर फेलियर हो जाता है, स्लाइडिंग फेलियर हो जाता है, ठीक है। ऐसे कई बार आपने देखा होगा माउंटेन्स में भी होता है। ये माउंटेन्स में हमारी रोड बनी हुई है, माउंटेन्स के बीच में गाड़ी जा रही है आपकी, ट्रक है ना, हिली एरियाज है, पेड़ पौधे लगा दो, समझ में आएगा आपको। तो कई बार क्या होता है, जो अंदर की लेयर है सॉइल की वो स्लाइड हो जाती है, अंदर की लेयर क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फेलियर, या फिर हम बोलते हैं शियर फेलियर। एक सॉइल की लेयर दूसरी सॉइल के ऊपर सॉइल स्लाइड हो जाती है, हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग इज ऑल्सो अ केस ऑफ शियर फेलियर, लैंड स्लाइडिंग इज ऑल्सो केस ऑफ शियर फेलियर। ये क्या है, लैंड स्लाइड। तो ये वाला फोर्स इसको अपोज कर रहा था, ये इसको नीचे खींच रहा था। जो वेट आपने लगाया, वेट वॉज ट्राइंग टू पुल इट डाउनवर्ड, जो ट्रक का लोड आया, जो भी एक्स्ट्रा लोड आया, वो इसको नीचे खींच रहा था, और लैंडस्लाइड इसको ऊपर खींच रही थी। सॉरी, जो फ्रिक्शन है दोनों सॉइल के बीच में उसको ऊपर खींच रहा था, ठीक है। कोई कुछ डाउट पूछ रहा है, उसका आंसर करते हैं। सर, तो फ्रिक्शन को शियर के टर्म में कोई स्पेसिफिक कंडीशन में शो करते हैं या जनरल कंडीशन में फ्रिक्शन ही शियर है? फ्रिक्शन ही शियर है शक्तिमान, गंगाधरी शक्तिमान है, ये फ्रिक्शन ही जो है, जो वही शियर है। अभी आप देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी आपने जो पढ़ रखा है वो मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा यहाँ पे। जो फ्रिक्शन है वही शियर है। अभी आप देखो इसको, तो आपकी, आपने शायद रिलेट नहीं किया होगा, कभी कई लोग रिलेट कर लेते हैं, बट अगर रिलेट नहीं किया होगा तो देखना आप इसको, जो फ्रिक्शन है वही शियर है। अभी देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो शियर को अपोज करने वाला फोर्स कौन है, फ्रिक्शन। जब ये लोड आपने लगाया इस बिल्डिंग के ऊपर, तो ये स्लाइड होना चाह रहा है, ये स्लाइड होना चाह रहा है, इसको अपोज कौन करेगा, इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन। कैसे अपोज करेगा, सॉइल में कहां से फ्रिक्शन आ गया, सॉइल में कहां से फ्रिक्शन आ गया, फ्रॉम वेयर डू फ्रिक्शन कम्स इन द सॉइल। तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल की एक लेयर अगर आप देखोगे, इस तरीके की सॉइल पार्टिकल्स की लेयर रखी होगी, ये लेयर आप देखो तो ऐसी है, इसके नीचे दूसरी सॉइल पार्टिकल की लेयर होगी, राइट। है, ये जो लेयर है वो ऐसी है। एक सॉइल की लेयर दूसरी सॉइल की लेयर के बीच में इंटरलॉक रहती है। वन सॉइल लेयर इज इंटरलॉक बिटवीन सेकेंड सॉइल लेयर। क्योंकि ये दोनों सॉइल लेयर एक दूसरे के बीच में इंटरलॉक्ड है, तो इसका फेलियर कौन सा होगा, फ्रिक्शन फेलियर। फ्रिक्शन ही है यहाँ पे, जो यहाँ पे फोर्स है वो यहीं पे फोर्स है। दो लेयर्स के बीच में, सॉइल की लेयर्स के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है ना। जैसे ये फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा, ये सॉइल जो निकल जाएगी यहाँ।
तो जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स, या फिर हमने बोला जैसे ही शियर फोर्स ज्यादा हो गया, जैसे ही ये खींचने वाला फोर्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, तो ये फेलियर हो जाता है। यहाँ पे वो वही फेलियर हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे शियर फेलियर आता है, क्या होता है शियर फोर्स में, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। अभी थोड़ा 1 घंटा जो चैप्टर पढ़े चलेगा उसमें आप समझिए आता था हम रिलेट करेंगे चीजों को। ठीक है, और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है आपके क्वेश्चंस जो आते हैं उससे। हम बस समझना चाह रहे हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्या होता है, हम बस चैप्टर को समझना चाह रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो पूरा पूरा चैप्टर 15 मिनट से ज्यादा का नहीं है। अगर आपको 10 मिनट में मैंने न्यूमेरिकल्स लिखा, अगर फॉर्मूले लिखा दिए, 3 फॉर्मूले से ज्यादा इस चैप्टर फॉर्मूला नहीं है। 3 फॉर्मूले रिपीटेड क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं उन्हीं फॉर्मूले से आते हैं, है ना। तो अगर हम चाहें तो इसको 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं इस चैप्टर को। मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा, बोलूंगा इसका डेरिवेशन मेरे को आता नहीं है, और इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं कम से कम 20 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे रिपीटेड रिपीटेड आते हैं। बट हम इसको समझ लेते हैं शियर स्ट्रेंथ क्या होती है आज। ठीक है, थोड़ी बहुत इसको ट्राई करते हैं समझने का। मान लो कुछ भी समझ में नहीं आया, मान लो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा क्वेश्चन तो आपको आ ही जाने वाले। मैं ऐसा बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करिए बिल्कुल मन को खाली करके कि हम समझ लें कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्या होता है, मोहर सर्कल बनता कैसे है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, ये सारा थोड़ा सोचेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आगे वाले चैप्टर में भी मजा आएगा, अदरवाइज क्या है, बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई कुछ पूछ रहा है उसको भी आंसर कर देते हैं। सर तो इफ पार्टिकल के बीच में पानी आ जाए तो भी स्लाइड हो जाएगा ना मानसून सीजन में। तो मानसून सीजन में स्लाइड होता ही क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में पानी आ जाता है तो ऑयल का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। वाटर एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। अभी तो लैंडस्लाइड के केसेस आपको ज्यादा कब सुनने मिलते हैं, मानसून में। लैंडस्लाइड के केसेस ज्यादा कहाँ कब होते हैं, मानसून में होते हैं। उत्तराखंड जैसे रीजन में तो लैंडस्लाइड ऐसे भी यूं ही भी होती रहती है, बट मोर केसेस यू हियर ड्यूरिंग मानसून। तो आप देख रहे हो बहुत सारे फेलियर जो होते हैं वो आपको मानसून में देखने मिलते हैं ज्यादा, है ना। सॉइल के भी बहुत सारे फेलियर आप देखोगे, कहीं पे रोड में कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, वो सारा पानी के कारण होता है। पानी बहुत सारा रायता फैलाता है जाके। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। आप लोगों ने ये वाला डायग्राम देखा हुआ है क्या, मुझे बताना। ठीक है, कि मान लीजिए कहीं पे किसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है लेट अस अज्यूम 100 किलो न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बोल देते हैं 50 किलो न्यूटन। तो देयर आर टू फोर्सेस, 100 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन। एक ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 50 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम इसको रिजोल्व करना चाह रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आता है आप लोग को शायद, है ना। किसी एंगल थीटा पे क्या हम इन फोर्सेस को रिजोल्व कर सकते हैं, कैन वी रिजोल्व दीस फोर्सेस ऑन इन एनी एंगल थीटा। इस थीटा प्लेन पे मैं इन फोर्स को रिजोल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस थीटा प्लेन पे मैं इन फोर्सेस को रिजोल्व करना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए कैसे फोर्सेस आएंगे। क्या हम इसको बोल सकते हैं 50 cos थीटा, राइट, और हम इधर बोल सकते हैं 50 sin थीटा। ठीक है, ये अगर थीटा एंगल है तो 50 को आप रिजोल्व कर सकते हो दो एंगल्स में। ये आता है सभी को, 50 cos थीटा, 50 sin थीटा, राइट। क्या हम 100 किलो न्यूटन को भी इसी तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 100 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 100 sin थीटा। 100 को भी दो एंगल्स में रिजोल्व कर दिया। ये कितने लोग कंफर्टेबल है इस चीज से जो हमने किया है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग। वैसे मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये आता है सभी को, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, राइट, थीटा एंगल के हिसाब से रिजोल्व करते थे। तो ये हमने बचपन में पढ़ रखा है। आप देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो थोड़ा हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या कि एक प्लेन है, एक एक एलिमेंट है, बड़ा सा एलिमेंट दिखा रहा हूं। ये एलिमेंट के ऊपर मान लीजिए एक फोर्स लग रहा था 100 किलो न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा था 50 किलो न्यूटन का। अभी हम फोर्सेस के टर्म से बात करें, हमारा पूरा चैप्टर स्ट्रेस के टर्म्स में चलेगा। हम पूरी फोर्स से स्ट्रेस को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसके ऊपर एक फोर्स 100 किलो न्यूटन का लग रहा है, एक फोर्स 50 किलो न्यूटन का लग रहा है।
इन दोनों फोर्स को आप देख के बता सकते हो ये दोनों फोर्स नॉर्मल फोर्सेस है। नॉर्मल फोर्सेस मतलब जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर लगते हैं। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, 50 किलोन्यूटन वाला फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर में लग रहा है, तो बोथ द फोर्सेस आर नॉर्मल फोर्सेस, राइट। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? नॉर्मल फोर्सेस। ये कौन कौन से प्लेन पे लग रहे हैं? 50 किलोन्यूटन वाला जो फोर्स है वो इस प्लेन पे लग रहा है, 100 किलोन्यूटन वाला फोर्स इस प्लेन पे लग रहा है। क्लियर है? तो ये वाला जो प्लेन है उस पर 100 किलोन्यूटन वाला फोर्स लग रहा है, और ये वाला जो प्लेन है इस पे 50 किलोन्यूटन वाला फोर्स लग रहा है। करेक्ट? सभी लोग इससे ओके हैं? ठीक है। जिस प्लेन पे सबसे बड़ा फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन। जिस प्लेन के ऊपर सबसे बड़ा नॉर्मल स्ट्रेस लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है। तो आप देखो, जैसे मान लीजिए कहीं पे स्ट्रेस लग रहे हैं, अभी हम इसको भी स्ट्रेस से भी रिलेट करेंगे। ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर ऊपर से लोडिंग आ रही है, और ये आपका एक सॉइल एलिमेंट है। यहाँ पे एक सॉइल एलिमेंट, इसकी हम स्टडी करेंगे, सॉइल एलिमेंट की। आपको पूरा क्लियर कट दिखने लग जाएगा क्या हो रहा है। अभी फोर्सेस की बात करें पहले, तो समझ में आ रही ना बात। एक 100 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, ये इस प्लेन के नॉर्मल है, और 50 किलोमीटर का जो फोर्स लग रहा है वो इस प्लेन के नॉर्मल है। अभी किसी प्लेन पे शियर फोर्स लग रहा है क्या? कोई भी प्लेन पे शियर फोर्स लग रहा है क्या? शियर फोर्स लगता तो कैसे लगता है? ऐसा लगता है। इस प्लेन पर अगर शियर फोर्स लगता तो ऐसा लगता है। इस प्लेन पे कोई भी शियर फोर्स नहीं है। क्या इस प्लेन पे कोई शियर फोर्स है क्या? ऐसा कोई फोर्स लग रहा है कि इस प्लेन पे? देयर आर नो शियर फोर्स। करेक्ट? कितने लोग यहां तक के एग्री है कि इन दोनों भी प्लेन्स पे शियर फोर्स कोई नहीं है, सिर्फ दो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? बोलो यस और नो। यस। ठीक है। अब अगर मैंने, अब हम देखते हैं इन दो फोर्सेस को रिजोल्व कर सकते हैं हम कोई एंगल थीटा पे। मैंने क्या किया, एक एंगल थीटा ले लिया। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन एन एंगल थीटा। अब एक एंगल थीटा की बात करें, उस एंगल थीटा पे इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट देख रहे हैं, किसी दूसरे प्लेन पे इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसका इफेक्ट? इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि इस प्लेन के ऊपर, यहाँ पे आपने क्या किया, 100 और 50 को किसी दूसरे प्लेन पे क्या इफेक्ट डाल रहा है वो देख रहे हैं। तो जब हमने एक दूसरा प्लेन बनाया थीटा एंगल पे, तो हमने उसका इफेक्ट देखा एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे प्लेन पे इन दोनों का क्या इफेक्ट हो रहा है, इन दोनों के कारण क्या हो रहा है, इस प्लेन के ऊपर क्या लगने लग गया। एक तो आप देखोगे ये वाला फोर्स लग रहा है, राइट, और एक आप देखोगे इसी प्लेन पे ये वाला फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो जो आपने थीटा एंगल पे एक प्लेन लिया, उस प्लेन पे अब दो फोर्सेस लगने लग गए। कौन कौन से दो फोर्सेस? एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है, और एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है। अगर आप इन फोर्सेस को प्लॉट करोगे तो आप देखोगे एक फोर्स कैसा है, नॉर्मल टू द प्लेन, और एक फोर्स कैसा है, पैरेलल टू द प्लेन। थीटा वाले प्लेन के पैरेलल एक फोर्स आ गया, और ये वाला फोर्स कैसे आ गया, नॉर्मल टू द प्लेन। एक फोर्स नॉर्मल टू द प्लेन, एक फोर्स। कितने लोग इस चीज से एग्री कर रहे हैं बताओ मुझे। तो देयर आर टू फोर्सेस दैट हैव डेवलप्ड, एक नॉर्मल टू द प्लेन आया, एक शियर टू द। हमने कुछ भी नहीं किया अभी, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने बस क्या किया, दो फोर्स जो लग रहे थे उनको रिजोल्व भर किया है। रिजोल्व करने से क्या हुआ, जो शियर फोर्स कहीं भी पिक्चर में नहीं था, शियर फोर्स ना यहां था ना यहां था, शियर फोर्स कहीं भी पिक्चर में नहीं था, वो शियर फोर्स हमको दिखने लग गया। आपने ही रिजोल्व किया, और आप ही ने देखा कि बिना शियर फोर्स के शियर फोर्स आ गया पिक्चर में, राइट। यस। तो शियर फोर्स हैज कम इनटू द पिक्चर। कोई जादू नहीं हुआ है, अपने आप चीजें प्रकट हो गई। अब एक चीज और देखिए, आप देखोगे, आपको पता है दो नाम पढ़ रखे हैं आपने, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट। देयर आर टू नेम्स यू माइट हैव हर्ड, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अभी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का नाम सुन के ऐसा लगता है कि इससे बड़ा, इससे ताकतवर कुछ होगा ही नहीं। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का नाम सुन के ऐसा लगता है कि इससे बड़ा फोर्स कोई होगा नहीं पिक्चर में, और माइनर को लगता है इससे छोटा कोई फोर्स नहीं होगा। ऐसा ही लगता है, नाम तो उनको ऐसा दे दिया उन्होंने, एक तो पहली बात मेजर लगा दिया उसके सामने, और फिर लगा दिया प्रिंसिपल साहब, उसके सामने प्रिंसिपल लगा दिया।
तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इससे बड़े फोर्सेस भी पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन दोनों से बड़े फोर्सेस की वैल्यू भी पॉसिबल है इन द सिस्टम। जो कैसे पॉसिबल है मुझे बताइएगा आप, है ना, ये आप ही को बताना है। तो ये जो है यहाँ पे दो फोर्स लगने लग गए हैं। ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, आपको रिलेट करने में मजा आएगा। ये जो मोहर मोहर सब पढ़ा रहे हैं सब ये रिलेट कर दे तो आपको बड़ा आसान लगने लग जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे जो ये वाला फोर्स है हमने क्या बोला, 50 cos थीटा प्लस 100 sin थीटा। इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, ये इसके अपोजिट में है, राइट, अपोजिट साइड में ना 100 cos थीटा 50 sin थीटा। तो हम इसको हटा के 50 sin थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में 50 sin थीटा। अभी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक। तो हमारे पास दो फोर्स हैं, एक है नॉर्मल फोर्स और एक है शियर फोर्स, राइट, एक है नॉर्मल फोर्स और एक है शियर फोर्स। तो हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे नॉर्मल फोर्स की और शियर फोर्स की फॉर डिफरेंट डिफरेंट थीटा एंगल। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 30, 60 और 90। इन चारों के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे, एफ एन और एफ एस। निकालिए एफ एन और एफ, एक और 45 डिग्री पे निकाल लो। चलो चारों के लिए निकालो। कैलकुलेट एफ एन एंड एफ एस वैल्यू फॉर दीज फोर एंगल्स। इसमें थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट अप करिए और मुझे एफ एन और एफ एस की वैल्यू बताते रहिए, ठीक है। पहले मुझे चारों एफ एन की वैल्यू बता दो, फिर चारों एफ एस की वैल्यू बता दो, ठीक है। पहले सारी चारों एक साथ कैलकुलेट करके एफ एन की वैल्यू बता दो और फिर चारों एफ एस की वैल्यू बताइए। पहले एफ एन कैलकुलेट कर लो, सब में थीटा अलग अलग पुट करके एफ एन निकाल लो चारों, और फिर एफ एस निकाल लीजिए। अभी आप यहाँ पे देखिए, पहली बात तो आप यहाँ पे देखिए, क्या देख रहे हो, पहली बात कि एक स्ट्रेस था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक स्ट्रेस था माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, लेकिन फेलियर ना तो मेजर वाले प्लेन पे होता है ना तो माइनर वाले प्लेन पे होता है। जिस प्लेन पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है ना वहां पे होता है, जिस प्लेन में माइनर लग रहा है ना वहां होता है। फेलियर किसी और ही एंगल पे होता है। आपने देखा हुआ है ना वाली चीज, सॉइल में, सॉरी सॉलिड मैकेनिक्स में आपने देखा हुआ है ना कि फेलियर कोई भलते ही एंगल पे जाता है। जब सॉइल टूटती है, जो सॉइल की बात करें, जब कोई सॉलिड टूटता है टेंशन में तो किसी 48 डिग्री एंगल पे कट हो जाता है। तो वैसे ही सॉइल के भी केस में क्या होता है, मान लीजिए दो मेजर स्ट्रेस लग रहे हैं लेकिन फेलियर किसी और ही प्लेन पे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए किसी और प्लेन पे, किसी और प्लेन पे, कौन सा प्लेन है ये, 60 डिग्री, ये हम इसमें देख रहे हैं, 60 डिग्री प्लेन पे एक फोर्स है 111.6 जिसकी वैल्यू है। क्या इतना बड़ा फोर्स कहीं पे भी लग रहा था क्या, या तो 100 लग रहा था या तो 50 लग रहा था। एक जगह कॉम्बिनेशन से ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे वैल्यू कैसी लगने लग गई, 111.6। इन दोनों फोर्स को लेके ही बनी है वैल्यू। बात समझ में आ रहा है क्या। और इस जगह आप देखोगे तो नॉर्मल फोर्स बहुत ही छोटा हो चुका है। इस जगह जो नॉर्मल फोर्स है बहुत छोटा हो गया है और शियर फोर्स बहुत भयंकर है, 111.6। पहली बात तो शियर फोर्स पिक्चर में था ही नहीं। एक तो शियर फोर्स आया और उसकी वैल्यू ऐसी आई कि इन दोनों से भी बड़ी आ गई। ये वाला जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, शियर फोर्स, जो कि यहाँ लग रहा है प्लेन के पैरेलल में। बात समझ आ रही है ना, प्लेन के पैरेलल में शियर फोर्स लग रहा है। तो पहली बात तो शियर फोर्स पिक्चर में था ही नहीं इसके हिसाब से। शियर फोर्स आया और ऐसा आया कि उसकी वैल्यू इन सबसे ज्यादा होगी। कितने लोग इसको देख पा रहे हैं, करेक्ट है ना ये वाली बात। ये आप ही ने कैलकुलेट किया ना, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने रैंडम वैल्यूज ली। आप कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लो और ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो कोई एक जगह वैल्यू ऐसी आएगी जो मेजर स्ट्रेसेस से ज्यादा रहेगी। जो मेजर और माइनर स्ट्रेसेस है उनसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है एक प्लेन के ऊपर। तो हमेशा जब फेलियर होता है वो किसी और प्लेन पे हो जाता है ना। कभी जो फेलियर होता है वो किसी और प्लेन पे हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1 ऊपर से। ये सॉइल है, सॉइल का एक एलिमेंट आपने ले लिया, सॉइल के एलिमेंट पे क्या हो रहा है, एक ऊपर से लोडिंग आ रही है। किस किस कारण से ऊपर से लोडिंग आ रही है इस एलिमेंट के ऊपर, कौन कौन सी चीजें लोडिंग डाल रही है। एक तो सेल्फ वेट डाल रहा है, जो ऊपर की सॉइल है वो वेट डाल रही है, प्लस जो स्ट्रक्चर आपने बनाया ओवरबर्डन। ओवरबर्डन प्लस सेल्फ वेट के कारण यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, तो हमने क्या बोला, सिग्मा 1, ठीक है। तो हमने बोला ओवरबर्डन और सेल्फ वेट के कारण ऊपर से स्ट्रेस आ रहा है।
जो कि हम बोलेंगे सबसे बड़ा स्ट्रेस है सिग्मा वन। तो ये स्ट्रेस क्या हो गया, सिग्मा वन, दिस स्ट्रेस इज सिग्मा वन। और आपको पता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है ऊपर से, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है ऊपर से, तो एलिमेंट क्या करेगा, एक्सपेंड होने का ट्राई करेगा। ये एलिमेंट ऐसा, इसकी टेंडेंसी रहती है ऐसा फूल जाए, है ना। ये हमने पढ़ा है सॉलिड मैकेनिक्स में कि जैसे ही आप किसी के ऊपर वर्टिकल फोर्स लगाते हो तो एलिमेंट की टेंडेंसी होती है स्वेल हो जाने की, फूल जाने की टेंडेंसी होती है ना। तो इसमें लेटरल स्ट्रेन आते हैं, लेटरल स्ट्रेन आते हैं। लेकिन अगर आपने इसको आसपास से दबा दिया, अगर आपने यहाँ पे रिजिड सरफेस लगा दी, अगर आपने यहाँ पे रिजिड सरफेस लगा दिया तो क्या होगा, ये जो जगह पे स्वेल होना चाहता था, फूलना चाहता था, वो नहीं हो पा रहा। क्या होगा, ये वाली वॉल जो इसको धक्का देगी, ये वाली वॉल जो इसको आपस में धक्का देगी, क्लियर है। और यहाँ पे एक और स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। कितने लोग को ये पता है कि ये जब लेटरल स्ट्रेन में फैलना चाहता है, अगर आपने आसपास रिजिड मटेरियल लगा दिया तो क्या होगा, ये स्ट्रेन नहीं आएगा इसकी, बल्कि इसके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। यस, सिमिलर थिंग हैपेंस इन द सॉइल। आपने जब उसके ऊपर वर्टिकल स्ट्रेस लगाया इतना सारा, सॉइल भी लगा दी, ऊपर से स्ट्रक्चर का लोड भी लगा दिया, तो सॉइल चाहेगी मैं भाग जाऊं यहाँ से, इतना स्ट्रेस झेल नहीं पा रही सॉइल, सॉइल चाहेगी भाग जाऊं। लेकिन उसके आजू बाजू वाले जो फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, वो बोलेंगे बेटा यहीं रहो, डिग्री पूरी करके जाना। क्या बोलेंगे, यहीं रहो, डिग्री पूरी करके जाना, अभी नहीं भागना है, पूरा कंप्लीट करना कोर्स, पूरी क्लास निपटाना तब जाना। तो जो ऊपर का स्ट्रेस है उसके कारण क्या होगा, आसपास से स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे आसपास के सॉइल पार्टिकल्स इसको इधर उधर हिलने नहीं देंगे। और यहाँ पे क्या स्ट्रेस आता है, सिग्मा थ्री। यहाँ पे क्या स्ट्रेस आता है, सिग्मा थ्री। तो इस प्लेन के ऊपर क्या हो रहा है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा वन, एक आजू बाजू से स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा थ्री, जिसको हम बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर मतलब सॉइल पार्टिकल्स उसको घेर रखा है, वो पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं कि तुझे इधर उधर कहीं हिलना नहीं है, चुपचाप जहां हो वहीं की वहीं रहो। दैट प्रेशर इज कन्फाइनिंग प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द सॉइल। इमेजिन कर पा रहे हो, सिग्मा वन ऊपर से आ रहा है, सॉइल बोल रही भागने दो, आसपास के पार्टिकल्स को दबा रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे, कन्फाइनिंग प्रेशर। क्लियर है। इन दो फोर्सेस, एक्चुअली अगर आप देखो तो आपको ऐसा फील होना चाहिए, जब मैंने डायग्राम बनाया था तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जब फोर्स ऊपर से आ रहा है तो फेलियर भी ऊपर से होना चाहिए। लेकिन फेलियर का प्लेन मैंने कैसे बनाया था, ध्यान हो तो आप देखो, फेलियर का प्लेन मैंने कैसे बनाया था, ऐसा, राइट। तो आप ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर आप देखोगे तो फेलियर प्लेन ऐसा आता है, ये किसी और एंगल थीटा पे फेलियर होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, सिग्मा वन और सिग्मा थ्री, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फेलियर किसी और ही एंगल पे होता है जहां पे शियर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि डायग्राम कैसे बना था वो वाला। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि फेलियर प्लेन किसी और ही एंगल थीटा पे होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, तो ये सॉइल ऐसे सिग्मा वन यहाँ पे लग रहा था, सिग्मा थ्री यहाँ पे लग रहा था, ये सॉइल में, लेकिन फेलियर किसी और एंगल थीटा पे होगा। क्यों किसी और एंगल थीटा पे हुआ, क्वेश्चन पूछा पूछा करो ना, क्यों किसी और एंगल थीटा पे हुआ, जब सिग्मा वन मेजर स्ट्रेस है, सिग्मा थ्री माइनर स्ट्रेस है, ये दोनों मेजर, ये दोनों प्रिंसिपल है, तो स्टूडेंट पे क्यों फेलियर हो गया, सारे तो प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो प्रिंसिपल फेलियर होना था, लेकिन फेलियर किसी और एंगल पे जाता है, स्लाइड हो जाती है सॉइल, और सॉइल स्लाइड होगी तो आपके घर का कोई काम नहीं रहा। तो जो ये वाला फेलियर हो रहा है, ये वाला फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी और प्लेन पे, किसी और एंगल पे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया कि शियर ज्यादा हो गया। ठीक है, शियर ज्यादा हो गया। क्लियर है, ये हमारी कहानी शियर फेलियर की। अभी आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देखो कि जब शियर फोर्स बहुत ज्यादा है 60 डिग्री पे, उस समय नॉर्मल स्ट्रेस कम हो गया। जब शियर फोर्स बहुत ज्यादा है उस समय नॉर्मल स्ट्रेस कम हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। आप देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, शियर फोर्स यहाँ पे भी है, इस एंगल पे भी शियर फोर्स है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देखो शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रिलेशन, शियर फोर्स 93.3 है, लेकिन नॉर्मल फोर्स भी सब्सटेंशियल है। ये वाला एंगल ऐसा है जहां पे शियर फोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन नॉर्मल फोर्स बहुत कम है। इसको बस ध्यान में रखिएगा ये वैल्यूज, ठीक है।
कितने लोगों को जो मैंने बताया वो समझ में आया? कितने लोगों को मैंने जो ये बताया कहानी समझ में आई कि फेलियर जो है किसी और एंगल पे कैसे हो जाता है? वाई द सॉइल इज गेटिंग कट इनटू दिस थिंग। क्लियर है ना? ये बात समझ में आई सभी को? तो हाँ, एक्चुअली 45 डिग्री पे होता है, एक्चुअली 45 डिग्री पे होता है, वो फोर्सेस की केस में होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है, हम जो चीजों की बात करें वो स्ट्रेसेस की बात करें। सर अगर लेटरल फोर्सेस की वैल्यू सेम कर दें कि कम कर दें? अगर लेटरल फोर्सेस की वैल्यू आप कम कर दो तो फेलियर को रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। सेम कर दोगे तो क्या यहाँ से आप क्या बोलोगे, खत्म हो जाएगा, एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि सिग्मा 3 यहां से लग रहा है, सिग्मा 3 यहां से लगा दो तो खत्म हो जाएगी बात। तो ऐसा नहीं रहता। वो तो सिग्मा 1 यहां से लग रहा है तो सिग्मा 1 यहां से भी लग रहा है। वो तो रिएक्शन है, जो यहां से आएगा वो यहां से आएगा, रिएक्शन लग जाएगा यहाँ, है ना? और आपस में इस साइड से और इस साइड से मिला के जो नेट रिएक्शन आ रहा है दैट इज सिग्मा 3। इस साइड से और इस साइड से मिला के जो नेट रिएक्शन आ रहा है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं सिग्मा 3। एक जो भी नेट बच रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा 3। ठीक, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कॉम्बिनेशन से एक फोर्स बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। अब अभी अभी सॉइल के बारे में एक बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने दो फोर्सेस थे 100 और 50, इसके रिस्पेक्ट में हमने किसी प्लेन पे क्या क्या निकाला? एक निकाला हमने शियर फोर्स और एक निकाला हमने नॉर्मल फोर्स। सिमिलरली उसी तरीके से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं देख रहे हैं ना? अभी प्रिडिक्ट करेंगे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे फेलियर होगा। फोर्सेस के टर्म में तो ऐसा हो जाता है, शियर के टर्म में क्या होता है, स्ट्रेस के टर्म में क्या होता है, एरिया भी पिक्चर में आता है, एरिया ऑफ सॉइल सरफेस भी पिक्चर में आता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज भी पिक्चर में आती है, कोहेजन आता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता है। तो मटेरियल मटेरियल पे डिपेंड करता है कि फेलियर 45 डिग्री पे होगा कि 60 डिग्री पे होगा, किसी और एंगल पे होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, है ना? तो यहाँ पे जिस मटेरियल की हम लोग बात करें वो कौन सी है? सॉइल। सॉइल का फेलियर कुछ अलग तरीके से होगा। ठीक, तो वो देख रहे हैं अभी हम। तो जैसे 50 और 100 का फोर्स लग रहा था, इसको आपने रिजोल्व किया एफएस और एफएन में, वैसे ही हम ये स्ट्रेसेस आ रहे हैं। कौन से स्ट्रेसेस? सिग्मा 1 और सिग्मा 3। ये स्ट्रेस आ रहे हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 3। इनको हम रिजोल्व करेंगे किसमें? नॉर्मल फोर्स में और शियर फोर्स। इनको हम क्या में रिजोल्व करेंगे? नॉर्मल फोर्स में और शियर फोर्स में। तो यहाँ पे आपने 100 और 50 को नॉर्मल और शियर में रिजोल्व किया, वैसे हम सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को नॉर्मल और शियर में। शियर को देख लीजिए, हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से हमेशा। शियर फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से, और नॉर्मल को तो नॉर्मल ही, नॉर्मल फोर्स को सिग्मा है। तभी हम इनको ब्रेक कर रहे हैं। जस्ट मिनट। तो ये जो जैसे हमारा एफ एन और एफ एस आया, वैसे सिमिलरली क्या हुआ, टाउ और सिग्मा एन जब हमने इसको रिजोल्व किया इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में जब हमने इसको रिजोल्व किया, तो जब आप फोर्सेस की बात करें तो फोर्स का रिजोल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रेस का रिजोल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसको जब हम रिजोल्व करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास। क्या टाउ की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? फिर से देखो, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 साइन 2 थीटा, एंड सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 थीटा। ये लिखिए वैल्यू। ये कैसा डेरिवेशन से रिजोल्व करना है? जैसे हमने 100 और 50 को रिजोल्व किया था, 100 और 50 को रिजोल्व किया तो हमको एफ एस और एफ एन की वैल्यूज मिली थी कॉस थीटा के टर्म्स में। तो 100 और 50 के टर्म्स में हमको एफ एस और एफ एन की वैल्यू मिली थी। सिमिलरली सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को जब हम रिजोल्व करते हैं, स्ट्रेस को जब रिजोल्व करते हैं तो एरिया बहुत काम करती है। यहाँ पे आप देखिए, सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा 3 रिजोल्व नहीं होंगे, जो एरिया है ये एरिया भी चेंज जाती है, एरिया भी इंक्लाइंड एरिया है, एरिया भी रिजोल्व होती है। इसलिए दो दो थीटा आते हैं पिक्चर में, तो 2 थीटा 2 थीटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि एरिया भी रिजोल्व होती है। यहाँ पे कोई एरिया का पिक्चर नहीं था, स्ट्रेस में एरिया भी पिक्चर में आती है, तो एरिया को भी रिजोल्व करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो कौन सी एरिया में फोर्स लग रहा है तो एरिया भी कैलकुलेशन में आती है ना? इसीलिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसको डायरेक्टली लिखवा दिया, मैंने डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ।
बस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 100 और 50 को हमने रिजोल्व करके एफ और एफ बनाया, वैसे ही सिग्मा 1 और सिग्मा 3 स्ट्रेस को जब रिजोल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टाउ और सिग्मा है। डोंट गो फॉर द डेरिवेशन, द वैल्यू इटसेल्फ इज सफिशिएंट। एंड आप डेरिवेशन में मत जाइए, टाइम वेस्ट हो। वैसे टाउ और सिग्मा एन आते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट थीटा एंगल्स पे, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाउ की वैल्यू कितनी रहेगी और सिग्मा एन की वैल्यू कितनी रहेगी, टाउ की वैल्यू कितनी रहेगी और सिग्मा एन की वैल्यू कितनी रहेगी। क्लियर है? मोहर ने क्या काम किया, व्हाट डिड मोहर डू, मोहर ने क्या काम किया, मोहर ने एक ग्राफ पेपर लिया, खाली बैठा था वो एक दिन, तो वो एक ग्राफ पेपर लेके बैठा, कौन, मोहर, और उसने उस ग्राफ पेपर में मोहर लगा दी अपनी, है, मोहर बैठा हुआ था खाली पीली, उसने सोचा कि दो वैल्यूज के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे, किन दो वैल्यूज के बीच में, सिग्मा एन और टाउ के बीच में, सिग्मा एन और टाउ के बीच में ग्राफ बनाएंगे। उसने बोला खाली बैठे हैं तो वैल्यूज निकालते हैं। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट थीटा एंगल पे टाउ और सिग्मा एन की वैल्यूज निकालना चालू किया, टाउ और सिग्मा एन की किसमें वैल्यूज निकालना चालू किया, डिफरेंट डिफरेंट थीटा एंगल पे। तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और वो इस ग्राफ पे प्लॉट करते गए। मोर क्या करता गया, इस ग्राफ पे प्लॉट करते गया वैल्यू, एक थीटा एंगल लिया फिर वैल्यू प्लॉट किया, दूसरा थीटा एंगल लिया फिर वैल्यू प्लॉट किया, और जब उसने सारे पॉइंट को मिलाया तो उसको क्या मिला, उसको एक सर्कल मिला। उसको, सॉरी ये तो बहुत अजीब सा सर्कल बना, उसको क्या मिला पिक्चर में, एज आई एंड रिजल्ट व्हाट डिड इट गो, इट ही गॉट अ मोहर सर्कल। इसको उसने क्या बोल दिया कि ये मैंने बैठ के बनाया हूँ ग्राफ पेपर पे, इसका नाम मेरे नाम पे रख दो, मोहर सर्कल, दिस अ मोहर सर्कल। ये हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है इस सर्कल का लोकस रहेगा। आप अभी आप थोड़ा सा देखो, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जिसको समझ में आया नहीं आया नहीं है, ठीक है। आप देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये जो टाउ है सिग्मा एन, इसको हम ऐसा करते हैं, सिग्मा एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा एन माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 थीटा। कैन वी राइट इट लाइक दिस। हमने क्या किया, टाउ तो ऐसा कैसा रहने दिया, सिग्मा एन क्या कर दिया, माइनस में लिया इसको इधर, तो ये बचा कितना, इतना। अब आप देखिए एलएचएस और आरएचएस को ऐड करेंगे स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, और दोनों को स्क्वायर कर देंगे, विल स्क्वायर देम एंड ऐड देम। तो हम एलएचएस को एलएचएस से स्क्वायर करके ऐड करेंगे, आरएचएस को आरएचएस से स्क्वायर करके ऐड करेंगे। देखो क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन, देखिए टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये आएगा इसका स्क्वायर, टाउ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और cos 2 थीटा का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अभी ये डेरिवेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, देयर इज नो नीड टू डू दिस डेरिवेशन। अभी आप देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, इसको ऊपर पुट अप कर रहे हैं, टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 स्क्वायर को बाहर निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यस, एवरीवन एग्रीज। अगर आप इन दोनों को बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज नथिंग बट 1। तो इक्वेशन कितनी बचती है, बस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 का होल स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, इसको हटा देते हैं हम, इसमें से ब्रैकेट में ये बचेगा, इसको हटा दो।
अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्या आपको ये पता है क्या कि सर्कल की एक इक्वेशन होती है, किसी को पता है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, वाई माइनस बी। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ रखी सर्कल की, कहीं पढ़ी बचपन में, टेंथ वेंथ में? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इसको रिलेट करें यहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ पे रिलेट करो तो देखो क्या दिखेगा आपको। आपने y एक्सिस पे क्या मान रखा है? y एक्सिस पे क्या मान रखा है? टाउ। तो y की जगह आप क्या लिख सकते हो? टाउ। टाउ माइनस b का होल स्क्वायर। x एक्सिस पे क्या मान रखा है? सिग्मा n। सिग्मा n माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, राइट? हम यहां से इसको कंपेयर करेंगे, यहां से इसको कंपेयर करेंगे, तो मुझे बताओ ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी और रेडियस की वैल्यू क्या आएगी इस सर्कल? तो अगर आप देखोगे ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? सिग्मा एन माइनस ए इज इक्वल टू वॉट? सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू। वॉट इज बी वैल्यू? बी की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। टाउ माइनस बी का स्क्वायर, टाउ माइनस बी, बी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू क्या है? जीरो। और आर की वैल्यू क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, आर इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई, राइट? ये आपको पता है ए कॉमा बी क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज ए कॉमा बी रिप्रेजेंट? ए कॉमा बी रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कौन बताता है? ए कॉमा बी। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कौन बताता है? ए कॉमा बी। ए कॉमा बी टेल्स यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये सब डेरिवेशन खत्म कर दे रहा हूं मैं यहाँ से, नहीं कोई काम नहीं है आपको डेरिवेशन का, हमको जिस चीज का काम है वो हम कर लेंगे। बस ये दोनों चीजें रहेंगी, टाउ और सिग्मा। तो ये जो टाउ और सिग्मा एन है, इसका जो वेरिएशन होगा, टाउ और सिग्मा एन का जो वेरिएशन हो क्या बनाता है? इट मेक्स अ सर्कल। टाउ और सिग्मा एन का वेरिएशन क्या बनाता है? इट मेक्स अ सर्कल। टाउ एंड सिग्मा एन का वेरिएशन क्या बनाता है? एक सर्कल बनाता है। डिफरेंट डिफरेंट थीटा एंगल्स पे जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं तो हमको ये मिलता है सर्कल। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? और वो सर्कल कैसे आ रहा है? वो सर्कल ऐसे आ रहा है। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सेंटर कहाँ है सर्कल का? इसका सेंटर यहाँ पे। इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे? यहाँ पे। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? तो आप देखो क्या 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 कोऑर्डिनेट्स है इस सेंटर के। तो पहली बात तो इसका रेडियस कितना है? रेडियस आपको दिख रहा है? रेडियस कितना है? सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। क्लियर है? इसका जो रेडियस है वो कितना है? सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। और जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? आप देखोगे इसका एक्स एक्सिस तो कुछ वैल्यू, एक्सिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन वाई एक्सिस जीरो है। वाई एक्सिस जीरो है, मतलब जो सेंटर रहेगा वाई एक्सिस पे नहीं लाई करेगा, सेंटर जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। व्हाट इज दिस वैल्यू? ये ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई। कितने लोग को लग रहा है कि मोहर ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, खाली पीली बैठ के बस ये टाइम पास ही किया है, राइट? ये तो कोई भी कर सकता था। जैसे आपने फोर्स को रिजोल्व कर लिया, वैसे उसने स्ट्रेस को रिजोल्व कर लिया, और तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, और उसको बैठ के ग्राफ पेपर बना दिया, एक सर्कल बन गया। दिस इज मोर सर्कल। मोर सर्कल टेल्स यू डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा एन और टाउ के कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट क्या वैल्यूज आएगी। ये तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट थीटा एंगल बता दें तो आप एफ एन और एफ एस निकाल सकते हो, वैसे ही आप भी कर लेना। बात सुना रही है सभी को? ये वाली बात क्लियर है क्या? अभी इसको थोड़े और एक और तरीके से वाली वैल्यूज लाने की कोशिश करते हैं। एक तो हमने मैथमेटिकली वैल्यूज को लेके आया, और हम लोग एक और तरीके से वैल्यूज को लेके आएंगे, ठीक है? अभी आप देखो, ये रेडियस रेडियस क्लियर हो गया सभी को, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हुए ए कॉमा बी, ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। इसको एक और तरीके से ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करोगे? देखो,
ये हमारे पास क्या लग रहा है, सिग्मा 1, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा 3। देयर आर टू फोर्स दैट आर एक्टिंग, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। हमने क्या बोला कि हम अलग अलग एंगल थीटा पे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, थीटा जब भी कैलकुलेट करेंगे, थीटा जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एंगल कहां से लेंगे हमेशा, एंगल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन। जब भी आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करिए, जब भी कोई प्लेन का एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा कहां से लेंगे, जो भी मेजर प्लेन है उसी से एंगल कैलकुलेट होता है, या आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। तो थीटा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से आप यहाँ पे थीटा एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कैलकुलेटिंग एंगल थीटा फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो थीटा एंगल ऐसा आने वाला है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा। अच्छा, अभी तक जो बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? ये समझ में आया टाउ और सिग्मा एन कहां से आया, टाउ और सिग्मा एन आया, सर्कल कहां से आया, ये सर्कल कहां से पिक्चर में आया, समझ में आ गया। टाउ और सिग्मा एन के कॉम्बिनेशन से सर्कल बना है और कुछ भी नहीं है, बड़ी बात, ठीक है। ये क्लियर चल रहा है ना सबके दिमाग में, यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा 3 लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है सिग्मा 1, और एक एंगल थीटा है, ये प्लेन हो गया। अब आप देखिए, थीटा इज ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। थीटा हमेशा कहां से कैलकुलेट किया जाता है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन से। थीटा इज ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये हमारा हमारा और आपका मोहर सर्कल, हमारा सबका प्यारा सिग्मा एन और टाउ, ठीक है, ये इसका सेंटर। जब भी आप यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करते हो, जब भी आप यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करते हो, इस डायग्राम में आप हमेशा 2 थीटा वैल्यू मानते हो। बात समझ आ गई? जब भी हम ये ध्यान रखेंगे क्या, कि जब भी हम प्लेन पे ग्राउंड सरफेस पे थीटा एंगल मानेंगे तो मोर सर्कल में उसको कितना प्लॉट करेंगे, 2 थीटा। डबल प्लॉटिंग होती है। तो मोर सर्कल में जो प्लॉटिंग होती है कैसी होती है, डबल होती है। व्हेन वी आर मेजरिंग एंगल थीटा, तो यहाँ पे कितना एंगल मेजर करेंगे, 2 थीटा, ठीक है। जब भी हम थीटा एंगल मेजर करेंगे तो हमेशा कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से मेजरमेंट होता है ना। यहाँ से आप थीटा को 2 थीटा मानते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 48 डिग्री निकालना है तो आप यहाँ पे कितनी एंगल पे जाओगे, 90 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री निकालना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री पे जाना है, इस प्लेन पे कैलकुलेशन करना है, तो आप यहाँ पे कितना जाओगे, 180 डिग्री, डबल। अगर आपको यहाँ पे 30 डिग्री कैलकुलेट करना है तो मोर सर्कल में कहाँ ढूंढोगे, 60 डिग्री पे ढूंढोगे। तो ऑलवेज 2 थीटा पे हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा वैल्यूज कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 2 थीटा पे। वैल्यूज का 2 टाइम करके हम मोर, सबसे पहले क्या काम करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालते हैं। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट एट थीटा इक्वल टू 0, 0, थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये आपका थीटा एंगल है। देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये प्लेन है, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, इससे हम लोग थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 है मतलब हम कौन से प्लेन पे हैं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे, करेक्ट। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो आप कौन से प्लेन पे हो, थीटा इक्वल टू 0 पे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे। इस प्लेन पे क्या क्या लग रहा है, इस प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, कितना, सिग्मा 1। कैसे, जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है उससे जो एंगल होता है उसको थीटा बोला। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो आप कौन सी जगह पे हो, आप इस प्लेन पे हो। जब थीटा की वैल्यू 0 तो हम कौन से प्लेन पे, ये वाले प्लेन पे। उस प्लेन का भी क्या लग रहा है, उस प्लेन पे सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1। उस प्लेन पे भी क्या लग रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, ये वाले प्लेन पे आप हो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, सिग्मा 1 लगेगा। और शेयर कंपोनेंट क्या रहेगा, 0। तो आपने देखा इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सिर्फ सिग्मा 1 है, शेयर की वैल्यू क्या है, 0। तो जब थीटा इक्वल टू 0 है तो मोर सर्कल यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। बस दिमागी, तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1। यहाँ पे आप हमेशा सिग्मा 1 प्लॉट करते हैं। अब आप जाइए, अब आप कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे हम जाएंगे कहाँ पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। हम कहाँ मूव करेंगे,
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो वी आर मूविंग एट अ थीटा एंगल 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे जब हम मूव करेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम कौन से प्लेन में आ जाएंगे, हम ये वाले प्लेन में आएंगे। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हम ये वाले प्लेन पे आ जाएंगे। इस प्लेन पे क्या लग रहा है, जब हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मूव किया तो हम हमारे इस प्लेन पे क्या लग रहा है, हम ये वाले प्लेन पे पहुंच गए। इस प्लेन पे क्या लग रहा है, इस प्लेन पे सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा 3। इस प्लेन पे सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा 3। तो आप देखिए जब हम 90 डिग्री यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे कितना मूव करेंगे, जब हम 90 डिग्री यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे कितना मूव करेंगे, 180 डिग्री। तो हम प्लॉट कहां पे आ जाएंगे 180 डिग्री मूव करके, इस प्लेन यहाँ पे आप देखो जो सर्कल है वो यहाँ पे प्लॉट कर रहा है, कट कर रहा है यहाँ पे आप देखो सिर्फ कौन सा स्पेस लग रहा है, सिग्मा 3, देयर इज नो शियर स्पेस। तो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सिग्मा 1 है और यहाँ पे क्या है, सिग्मा 3। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस, ये करेक्ट समझ में आ गई बात कि इन दो प्लेन्स पे सिर्फ नॉर्मल स्पेस है। तो ये वाला पॉइंट पे भी सिर्फ नॉर्मल स्पेस है, ये वाले पॉइंट पे सिर्फ नॉर्मल स्पेस, देयर इज नो शियर स्पेस। शियर की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पे 0 है। बात आई क्या समझ में, यस और नो? क्या आप बोल सकते ये वाली वैल्यू जो है पूरी सिग्मा 1 है, दिस वैल्यू सिग्मा 1? क्या हम बोल सकते ये वाली वैल्यू क्या है, सिग्मा 3? यस, ये होगा ना सिग्मा 1। ये पूरा जो कोऑर्डिनेट है ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट ही सिग्मा 1 होगा और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है क्या होगा, सिग्मा 3। यस और नो? सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, व्हाट विल वी गेट व्हेन वी माइनस सब्ट्रैक्ट सिग्मा 1 में से सिग्मा 3? सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल। सिग्मा 1 माइनस, तो डायमीटर क्या है सर्कल का, डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। व्हाट इज रेडियस, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। अभी हमने पहले भी निकाल चुके हैं, अभी फिर से निकाल लिया हम। तो सर्कल का डायमीटर कितना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो रेडियस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट मतलब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, इसका लेंथ विल बी ए फॉर मी और बी तो 0 ही है। ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये लेंथ कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये वाली लेंथ कितनी है, सिग्मा 3 की। ये लेंथ कितनी है, सिग्मा 3 की। दिस लेंथ इज सिग्मा 3 और ये वाली लेंथ किसकी इक्वल है, रेडियस के इक्वल। व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम बोलेंगे सिग्मा 3 प्लस रेडियस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। कितना वैल्यू आ रहा है बताओ मुझे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। ये आपका ए कोऑर्डिनेट आ गया, दिस द वैल्यू ऑफ ए। सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया ए और बी तो 0 ही है। मैंने बोला इस ग्राफ पे एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो इस ग्राफ का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप बोलोगे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0। राइट, अगर ये लेंथ a है तो आप क्या बोलोगे, a, 0। तो वैसे ही आपने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया कहां पे आ रहा है। यहाँ पे आप मुझे बताओ शियर फोर्स मैक्सिमम कब पे है, व्हेन इज शियर स्ट्रेस मैक्सिमम। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे, देखो यहाँ पे फिगर में दिख पा रहा है आपको, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली, राइट एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर जो वैल्यू है इस मैक्सिमम, इससे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इससे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। टॉप मोस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, टाउ मैक्स। दिस वैल्यू इज टाउ मैक्स, करेक्ट। ये वाली वैल्यू क्या है, टाउ मैक्स। क्या हम टाउ मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स, कोई बताएगा मुझे। टाउ मैक्स किसके इक्वल होगा, टाउ मैक्स किसके इक्वल होगा, मोहित, रेडियस ऑफ द सर्कल, करेक्ट है ना। जो टाउ मैक्स की वैल्यू है ये यही वाली लेंथ है टाउ मैक्स, टाउ मैक्स मतलब यही लेंथ, ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये किसके इक्वल है, तो आप देखो लिखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, maximum shear stress is called as tau max. Tau max is equals to radius of circle, radius of circle. What is radius of circle, sigma 1 minus sigma 3/2। ये maximum tau max,
इससे बड़ी शियर की वैल्यू नहीं होती। किस एंगल पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, किस एंगल पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा? अगर आप यहां से कैलकुलेट करने जाओ तो ये 90 डिग्री, अगर आप यहां से कैलकुलेट करने जाओ तो 90 डिग्री। तो एक्चुअली कौन सा एंगल पे होगा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो थीटा कितना होगा हमारा? 40, आधा होगा। यहाँ पे हमेशा डबल वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिख लीजिए। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब रहता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 48 डिग्री। तो अगर आप इस वाले प्लेन पे जाओगे, 48 डिग्री वाले प्लेन पे, तो आपको जो शियर स्ट्रेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। जो शियर स्ट्रेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस? इस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस? इस पॉइंट नॉर्मल स्ट्रेस है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, नॉर्मल स्ट्रेस है कि नहीं है? जीरो तो नहीं है? है वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस की? क्या हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? ए कॉमा बी? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? हमने अभी जो बी निकाला वो क्या है? इसका वाई कोऑर्डिनेट, टाउ मैक्स निकाल लिया हमने, तो बी कोऑर्डिनेट आ गया ना। क्या हम इसका ए कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? ए कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली वैल्यू, राइट? इस पॉइंट का ए ये रहेगा और बी ये रहेगा, तभी तो इसको ए कॉमा बी बोलते हैं, राइट? तो इस पॉइंट का जो ए कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या बताएगा आपको? सिग्मा एन। तो हमने सिग्मा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई। जब टाउ मैक्स की, जब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई। कितने लोग को ये समझ में आई, कितने लोग को नहीं आई? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा बी। इस पॉइंट पे ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मल स्ट्रेस। और बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? शियर स्ट्रेस। क्योंकि ए कॉमा बी हमारे लिए नॉर्मल और शियर है। जो हमारा एक्स कॉमा वाई था वो हमारे पास, तो हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉमा बी। ए कॉमा बी रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल कॉमा शियर। तो जो ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास? सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू। और जो बी कोऑर्डिनेट है वो क्या है? टाउ। ठीक है। अब अब क्वेश्चन सवाल ये पैदा होता है, क्या फेलियर उस प्लेन पे होता है क्या जहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है? क्या फेलियर उस प्लेन पे होता है क्या जहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फेलियर ऐसे प्लेन पे होता है जहां पे कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनता है, किसका? सिग्मा एन और टाउ का। सिग्मा एन और टाउ के कोई अलग ही कॉम्बिनेशन पे फेलियर होता है। इसका क्या रीजन है पहले तो वो समझ लेते हैं, और फिर देखेंगे कहां पे फेलियर होगा। ठीक है, तो हम पहले तो ये देखो, यहाँ पे ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक को हम किसी शियर फोर्स से खींच रहे थे, ऐसा आप समझिए। शियर फोर्स, अभी हम पहले फोर्स की बात कर रहे थे, अब हम स्ट्रेस की बात करेंगे। तो ये ब्लॉक को मान लीजिए कोई शियर फोर्स से आप खींच रहे थे, टाउ। ठीक है, इसको कोई फोर्स आप अपोज कर रहे थे। कितने लोग को ये पता है कि जो ब्लॉक है, इसको अगर आपने कोई पी फोर्स पुल लगाया, कोई पी पुल लगाया, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स आएंगे? एक और फोर्स कौन सा आता है यहाँ पे जो दिखने लग जाता है? एक तो फ्रिक्शन आता है, और कोई फोर्स पता है जो आता है यहाँ पे पिक्चर में? दो फोर्स और आते हैं पिक्चर में, कौन कौन से फोर्स हैं? बताओ मुझे, डायग्राम में दो फोर्स मिसिंग है, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन करंट। करेक्ट। एक फोर्स आता है वेट, और जितना वेट होता है उतना ही क्या लग जाता है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। जितना वेट होता है उतना ही क्या लग जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। कितने लोगों को ये वाली बात पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसकी एक वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू इंटू एन। कितने लोग को ये वाली बात पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू एन। सबने पढ़ा हुआ है ना, ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा हुआ है ना। तो एक्चुअली आप देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर आप देखोगे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। ये रेजिस्ट कर रहा है फेलियर को। फ्रिक्शन जो है किसको, क्या रेजिस्ट कर रहा है? फेलियर को। और पी क्या करा रहा है? पी फेलियर के पीछे पड़ा है, पी चाह रहा है फेल हो जाए, ये कह रहा है रेजिस्टेंस कर रहा है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। क्लियर है? पी चाह रहा है कि फेलियर हो जाए, फ्रिक्शन चाह रहा है कि ना हो फेलियर।
दिस इज ट्राइंग टू फेल इट, दिस इज नॉट ट्राइंग टू फेल इट। ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। जो इसको रोक रहा है फेल होने से, जो फेलियर, जो एफएस को रोक रहा है फेल होने से, वो एफएस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। अगेन मैं एक और चीज आपको बता दे रहा हूं कि मान लो एक कुछ भी समझ में नहीं आए तो शियर स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी तक के हमने जितने भी चैप्टर में क्वेश्चंस पढ़े, एक आपने चैप्टर देखा हम लोगों ने फ्लोनेट पढ़ा है। फ्लोनेट के क्वेश्चन कैसे थे? बस आपने वैल्यूज पुट अप करी, एनएफ, एंटी डेल्टा एच, और आंसर आ गया। सिमिलर तरीके से शियर स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। दो फॉर्मूले के अलावा फॉर्मूला ही नहीं है शियर स्ट्रेंथ में। एक फोर्स पी लग रहा है जिससे हम इसको खींचना चाह रहे हैं, जिसको फेल कराने के लिए भिड़ा हुआ है। ये फोर्स पी इसको फेल कराने के पीछे भिड़ा हुआ है। इसको अपोज कौन कर रहा है? इसकी स्ट्रेंथ है ना। इसको अपोज कौन कर रहा है? ये वाला फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। जो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है उसके पास ताकत कहां से आई? ये जो फ्रिक्शन है उसके पास ताकत कहां से आई? उसके पास ताकत आई नॉर्मल रिएक्शन की। एफएस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। और ये जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? अगर आप देखो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? वेट के इक्वल। इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल है? नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है? वेट के। एम जी। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? वेट के इक्वल, मास ऑफ द मटेरियल। मान लीजिए फोर्स लग रहा है यहाँ पे, आप इसको 10 किलोमीटर के फोर्स से खींच रहे हो। एक बंदा इसको 10 किलोमीटर के फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। इसका वजन कितना है? इसका वजन है 10 ग्राम। इसका वजन है, जो ब्लॉक का वजन है 10 ग्राम। तो ये 10 किलोमीटर से आप इसको खींच रहे हो, इसका वजन है 10 ग्राम। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी किसके इक्वल आएगा? 10 ग्राम के इक्वल। उसके अकॉर्डिंग कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो बड़ा कम शियर स्ट्रेंथ होगी इसकी, है ना। हल्का सा मटेरियल आपने रखा हुआ है, फोर्स आप 10 किलोमीटर का लगा रहे हो, मटेरियल बड़ा लाइट वेट रखा हुआ है आपने, तो जैसे आप इसको खींचोगे फट से खींचा चले जाएगा। 10 ग्राम का वजन ही क्या होता है? फट से खींचा चले जाएगा। लेकिन फोर्स आप 10 ही लगाओ। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक 50 किलोमीटर का डब्बा रख दिया। इसी डब्बे के ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक 50 किलोमीटर का हैवी सा डब्बा रख दिया। अब आप फोर्स कितना लगा रहे हो? 10 किलोमीटर। इसको अपोज करने वाला फोर्स कितना है? 50 किलोमीटर। बात से मारी। आपने क्या कर दिया? आप ये समझिए कि जब मैं इसको खींच रहा था, जब हम इसको खींच रहे थे तो आपने क्या कर दिया? इसको अपने हाथ से दबा दिया। जब आपने इतनी जोर से दबा के रखा है तो आप इसको खींच पाओगे क्या? हम इसको बिल्कुल भी नहीं खींच पाएंगे। तो जब हमने दबा के रखा है इसको, तो खींचना बड़ा मुश्किल होगा। बात समझ आ रही है? तो देर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड शियर रिएक्शन। नॉर्मल और शियर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, जब नॉर्मल की वैल्यू कम रहेगी और शियर की वैल्यू ज्यादा रहेगी तब फेलियर हो जाएगा। अगर नॉर्मल भी ज्यादा है और शेयर भी ज्यादा तो फेलियर नहीं होगा। कब फेलियर होगा? जब नॉर्मल की वैल्यू कम है लेकिन शेयर की वैल्यू ज्यादा है। अगर आपने तो कम दबा के रखा है लेकिन शेयर फोर्स ज्यादा है तो फेलियर होगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस और नो? अगर आप इसको दबा के रखोगे ऐसे और आप इसको खींचने का कोशिश करोगे तो नहीं खींच पाओगे। यस। तो देर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन बिटवीन नॉर्मल एंड शेयर जब फेलियर हो। तो फॉर फेलियर टू अकर देर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन नॉर्मल एंड शेयर, तब फेलियर होता है ना। वो देखते हैं अभी कैसे फेलियर, वो वाला एंगल क्या होता है, वो फेलियर होता है कहां पे और किस एंगल पे, वो अभी हम देखेंगे। तो जो आपका फेलियर प्लेन होता है उसको देखिए ऐसा होता है। टाउ मैथ से सब लोग प्लॉट कर चुके थे। जो हमारा फेलियर प्लेन होता है वो क्या होता है? वो हमारा जाता है यहाँ। ये क्या है हमारा पास? फेलियर प्लेन। हमारा जब फेलियर हो जाता है वो कहां पे होता है? पॉइंट पी पे। इट इज टेंजेंशियल, टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। पॉइंट पी इज टचिंग द सर्कल। तो जो ये वाली लाइन है फेलियर प्लेन, इट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे फेलियर होता है। ये जो एंगल हमारे पास आता है इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल इज कॉल्ड एज फाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल फाई, कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। फाई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन।
phi is called as angle of internal friction. phi is called as angle of internal friction. ये phi कहाँ देखने मिलेगा आपको? देखो यहाँ पे एक बार और ट्राई करना, इसको नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एक फोर्स P लगाते हो जो उसको फेल कराना चाह रहा है, एक फोर्स हम लोग P लगा रहे हैं उसको फेल कराना चाह रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन, और एक रिएक्शन क्या है जो इसको अपोज कर रहा है, कौन सा? Fs इंटू एन। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा एंगल बनता है, आपको याद होगा कि फेलियर किस एंगल पे होता है, कब ये सरक जाता है, कब ये स्लाइड हो जाता है, तो आपको याद होगा इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। तो नॉर्मल, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको शियर बोल रहे हैं, हमारी तो शियर है। तो नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स का एक रिजल्टेंट बना, इस रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो मैक्सिमम एंगल होता है, इस रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का जो मैक्सिमम एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। मान लीजिए इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बीटा मैक्स। तो नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का मैक्सिमम एंगल इज कॉल्ड एज बीटा मैक्स। बीटा मैक्स इज नथिंग बट एंगल ऑफ फेलियर। ये वो वाला फ्रिक्शन एंगल है जो कि किसके बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है? ये नॉर्मल और शियर का वो कॉम्बिनेशन बता रहा है जब फेलियर हो जाए। ये नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स का वो कॉम्बिनेशन बता रहा है जब फेलियर होगा। राइट डाउन, shear failure occurs at that plane at which shear failure occurs at that plane shear failure occurs at that plane at which the resultant stress makes maximum angle with the normal stress, at which resultant stress makes maximum angle with the normal stress. This maximum angle, full stop करके लिखिए, this maximum angle between normal and resultant is called as angle of internal friction of the soil. Angle of internal friction of the soil. देखिए किस एंगल में फेलियर हो रहा है, मैंने बोला ये वाली जो लाइन है रिजल्टेंट डिनोट कर रही है। अगर ये सिग्मा एन है और ये टाउ है तो इनका रिजल्टेंट किसी एंगल पे जाएगा। अगर ये सिग्मा एन और ये टाउ है तो रिजल्टेंट बता रही है वाली लाइन। जब सिग्मा एन से मैक्सिमम एंगल कहां पे जाएगा, आप देखो यहाँ पे भी एंगल जा सकता है, यहाँ पे भी एंगल जा सकता है, यहाँ पे भी एंगल जा सकता है। इसके बाद क्या ये एंगल मूव कर सकता है क्या? अगर इसके बाद ये मूव करेगा तो टच ही नहीं करेगा सर्कल। तो रिजल्टेंट कब एंगल टच कर रहा है यहाँ पे, लास्ट टाइम कब टच कर रहा है यहाँ, इससे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकती इस एंगल। बात समझ आ रही क्या? जो रिजल्टेंट का एंगल है वो इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा मैक्सिमम होगा यहाँ पे तो ये सर्कल के बाहर हो जाएगा, सर्कल पे टच ही नहीं करेगा, तो हमारे स्ट्रेस को टच नहीं करेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। लेकिन फेलियर किस एंगल पे हो रहा है? फेलियर इस एंगल पे नहीं हो रहा। देखो फेलियर ऑफ एंगल ऑफ, ये क्या है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का एंगल है। हमको मतलब किस चीज से? ये सिग्मा 1 लग रहा है, ये सिग्मा 3 लग रहा है। कहां जाएंगे? कितना कितना एंगल ट्रेवल करेंगे यहाँ से, कितना एंगल ट्रेवल करेंगे थीटा की फेलियर हो जाए। हमको क्या मतलब है? हमको मतलब है वो वाले एंगल थीटा से कि हम कितना मूव करेंगे जब फेलियर प्लेन बनेगा, तो हमको वो थीटा एंगल निकालना है। वो कैसे आएगा? अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला प्लेन है जहां पे फेलियर होगा, ये वाला पॉइंट जहां फेलियर हो रहा है, आप यहाँ से कितना मूव करोगे? आप यहाँ से कितना मूव करोगे? 2 थीटा। जब आप यहाँ से 2 थीटा मूव करेंगे, लेट अस अज्यूम, हम बोल रहे हैं कि अल्फा एंगल इज द क्रिटिकल एंगल जहां पे फेलियर होता है। लेट अस अज्यूम अल्फा एंगल पे फेलियर होता है, तो हम कितना मूव करेंगे तो फेलियर हो जाएगा? 2 अल्फा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कॉम्बिनेशन एंगल बन रहा है अल्फा जहां पे फेलियर हो रहा है। अल्फा, अगर आप यहां से अल्फा मूव करेंगे तो यहां से कितना मूव करेंगे? 2 अल्फा। 2 अल्फा फेलियर होगा। हमको निकालना है अल्फा एंगल कितना होगा जहां फेलियर होता है। तो आप देखिए ये क्या है? ये टेंजेंट है। ये क्या है? सर्कल। और ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करी? रेडियस।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस। क्या आपको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। करेक्ट। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। आप इसको पॉइंट ओ मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को पी मान लीजिए। आप देखो इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये वाला एंगल को यहां बना रहा हूं। ये यहाँ के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये ओ है, ये हमारे पास ए है और ये आपके पास पी है, राइट। ओ ए पी ट्रायंगल बनाया मैंने। ये ओ ए पी ट्रायंगल को बाहर निकाला। ये वाला एंगल 90 डिग्री किसके बीच में? टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री एंगल है हमेशा। ये वाला एंगल आपके पास फाई है और ये वाला एंगल क्या है आपके पास? 12। ये वाला एंगल आपको पता है क्या है? 12। ये एक्सटर्नल एंगल है 12 और ये दो इंटरनल एंगल। external angle, the value of external angle is equals to the sum of internal opposite angle। इंटरनल अपोजिट एंगल का जब सम कर दो तो एक्सटर्नल एंगल बन जाता है। ये आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट इन ट्रायंगल ओएपी 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 90 डिग्री। 5 प्लस 90 डिग्री ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये मैथमेटिक्स का है। व्हाट विल बी दिस एंगल अल्फा? अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस pi by 2। What is alpha? Alpha is equals to 45 plus pi by 2। अल्फा वो एंगल है, अल्फा वो एंगल है जिस प्लेन पे फेलियर होगा। ये आपको दिखेगा सॉइल में कि इस एंगल से स्लाइडिंग हुई, इस एंगल से स्लाइडिंग हुई। अल्फा विजिबल चीज होती है, फाई जो है विजिबल नहीं होता। फाई इंटरनल प्रॉपर्टी है सॉइल। फाई आपको कभी भी नहीं दिखा कि ये फाई होता है, फाई कभी भी नहीं दिखेगा, आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे फाई क्या होता है। लेकिन अल्फा आपको दिखता है। अल्फा क्या होता है? ये ऐसा एंगल है जहां से सॉइल स्लाइड हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर। अल्फा वो एंगल है जहां पे सॉइल जो है स्लाइड हो जाएगी दूसरे के ऊपर। इट इज अ क्रिटिकल एंगल फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये क्रिटिकल एंगल किसके बीच में है? मेजर प्रिंसिपल प्लेन से फेलियर प्लेन की तरफ। फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन, फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन टू फेलियर प्लेन, जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल अल्फा। ये आपको विजुअलाइज होगा जब कोई सॉइल फेल होती है, तो किसी एंगल अल्फा में फेल होती है, किसी एंगल अल्फा में फेल होती है, तो आपको दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट जो सॉइल पार्टिकल्स है वो ऐसे फेल होंगे। ये आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का। तो डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट बनेंगे इस पे और ये अलग अलग अल्फा एंगल आएंगे, उसमें फेलियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जब फेल होते हैं तो पूरी की पूरी सॉइल जो स्लाइड हो जाती है और फेलियर होता है। दैट इज एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट इज दिस अल्फा इक्वल टू? अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस पाई बाय 2। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या आपको पता है 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। रेडियंस के टर्म में क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री को? पाई। तो 45 डिग्री को क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी राइट 45 डिग्री? 90 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई बाय 2। 45 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई बाय 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस, सॉरी, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2। ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, जो छोटी मोटी जीपीएससी टाइप की एग्जाम होती है उसमें तो यही 4 बार पूछ लेते हैं। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ये 25 बार ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं। पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 2 कॉम्बिनेट बना बना के 4 ऑप्शन दे देते हैं। 50 बार तो यही आया हुआ है। 50 बार आपसे ये पूछते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही होता है। 50 बार आपसे पूछते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कौन से एंगल पे होता है, तो दैट इज 45 डिग्री। लेकिन फेलियर, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे थी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे थी, लेकिन फेलियर यहीं हो गया, फेलियर यहाँ पे हुआ। बात सुना आ गई ना आपको सभी को? मैक्सिमम शेयर पे फेलियर नहीं हुआ, फेलियर यहाँ पे हो गया। किसी और ही एंगल पे, किसी और ही वैल्यूज पे फेलियर हो गया। वो वैल्यू आई कैसे? वो वैल्यू कब आई? जब आप नॉर्मल से रिजल्टेंट की तरफ मूव किए, कितना मैक्सिमम जब मूव किए तब वैल्यू आई और उस कॉम्बिनेशन पे फेलियर हुआ। क्लियर है?
जितना याद रहता है उतना याद रखो, मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या याद रखना, उतना ही याद रखेंगे। सर पर किसी और एंगल पे फेलियर होने का रीजन क्या है? सर मैक्सिमम पे फेलियर क्यों नहीं हुआ? चलो इसका आंसर कर दो। अभी मैंने वैसे उसका आंसर कर दिया था आपको पहले, बट मैं फिर से आपको समझा देता हूँ वाली बात कि किसी और एंगल पे फेलियर क्यों नहीं है। मैं उसको रिलेट करता हूँ। मैंने आपको बताया था 60 डिग्री पे वैल्यूज बताओ मुझे कितनी है, और एक 30 डिग्री पे वैल्यू मुझे बताओ, और एक 90 डिग्री पे वैल्यू बताओ। चलो 30 और 60 डिग्री पे मुझे वैल्यू बताओ। 30 और 60 पे मुझे नॉर्मल और शेयर फोर्स कितना आया था मुझे बताओ। नॉर्मल और शेयर। 30 पे पहले मुझे नॉर्मल और शेयर बताओ, कितना कितना आया था नॉर्मल और शेयर। 30 पे नॉर्मल और शेयर 61.6 और 93.3। 61.6 एंड 93. और यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे कितना आया था? 6.69 एंड 111.6। ठीक है, ये तो ऐसा है। यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए 111 वाली 6 वैल्यू नहीं आती, कुछ और वैल्यू आती है। लेटर हम यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं, कुछ वैल्यू आती है 70.2। किसी एक एंगल पे ऐसी वैल्यू आ रही है, लेटर हम ऐसा बोल रहे हैं, किसी एक एंगल पे ऐसी वैल्यू आ रही है। फोर्सेस का कॉम्बिनेशन अलग होता है, शियर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो ये शियर है, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन होगी हमारे पास सिग्मा एन, और ये आ रही है आपके पास शियर रिएक्शन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि कोई एंगल 30 डिग्री है, जहां पे नॉर्मल ये है, शियर यहाँ पे, नॉर्मल ये है, शियर यहाँ पे, नॉर्मल ये है, शियर यहाँ पे। इसका मतलब देखो क्या है, मान लीजिए प्लेन है, इसमें सिर्फ 6 किलोमीटर का नॉर्मल फोर्स आ रहा है, लेकिन शियर कितना आ रहा है? 70.2। एक और प्लेन है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? 61.6, और शियर कितना आ रहा है? 93.3। मुझे सोच समझ के बताइए, शियर किस में ज्यादा है, इसमें कि इसमें? किस चीज में शियर फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे कि यहाँ पे? शियर फोर्स इधर ज्यादा है, ये वाला शियर फोर्स ज्यादा है, तो शियर फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन आपको क्या लगता है फेलियर इसका होगा कि इसका होगा? मुझे बताओ, फेलियर इसमें होगा कि इसमें होगा? फर्स्ट वन में कि सेकंड वन में? ऊपर वाले में फेलियर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल रिएक्शन बहुत छोटा है। फेलियर कहां पर जाएगा? ये वाले में। बात समझ आ रही क्या? ऑल्दो शियर फोर्स इधर ज्यादा है, बट ऐसा कॉम्बिनेशन नॉर्मल और शियर का बन रहा है यहाँ पे नॉर्मल और शियर का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे नॉर्मल और शियर का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि फेलियर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, चलो अभी थोड़ा सा और इसको डिस्कशन कर लेते हैं। अब आप इस बात पे आए हो तो यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। देखो, जो मैंने आपको मैक्सिमम मैक्सिमम एंगल बताया वो उसके बारे में बात है। थोड़ी इजी वैल्यूज लेते हैं, थोड़ी इजी वैल्यूज लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो शियर वैल्यू है दैट इज, लेट अस अज्यूम 100, और ये जो नॉर्मल वाली वैल्यू है, ये वैल्यू है कितनी? लेट अस अज्यूम 20। चलिए वैल्यू कितनी? 20। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? इसको ले लो 30। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 70। और ये वाली वैल्यू कितनी है? 10। या फिर इसको ले लो 5। ये दो कॉम्बिनेशन हमने बनाए। एक यहाँ पे 100 लग रहा है, शियर फोर्स 100 है, नॉर्मल 30 है, ये 70 है, ये 50 है। तो ये हमारे पास नॉर्मल है एफ एन, और ये हमारे पास एफ एस है। ये हमारे पास नॉर्मल है एफ एन, और ये हमारे पास एफ एस है। क्या कोई मुझे बताएगा इनका रिजल्टेंट क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस थिंग? रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का? इसमें रिजल्टेंट बताओ मुझे, एफ एन और एफ एस का रिजल्टेंट क्या होगा? 100 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। रिजल्टेंट मुझे बताओ कितना होगा? इसका रिजल्टेंट मुझे बताओ एफ एन और एफ एस का। 104.4। ठीक है, इसका रिजल्टेंट बताओ 70 और 5 का। 5 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर का अंडर रूट
अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, 70.18। यहाँ पे क्या आ रही वैल्यू 70। कोई मुझे बताएगा कितना एंगल पे इंक्लाइंड रहेगा नॉर्मल, इसका जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल फोर्स, ये वाला एंगल कोई बता पाएगा मुझे? दोनों केसेस में एंगल बताओ मुझे वाले, ये वाला एंगल कोई बता पाएगा? ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड रहेगा रिजल्टेंट? कितने एंगल पे इंक्लाइंड रहेगा ये रिजल्टेंट मुझे बताओ। ये रिजल्टेंट जो है 30 और 100 का जो रिजल्टेंट है कितने एंगल पे इंक्लाइंड रहेगा, निकाल सकते हो कोई? 61.7। ये वाली वैल्यू कितनी है? 61.7। दिस वैल्यू इज 61.7। व्हाट इज दिस वैल्यू? रिजल्टेंट tan थीटा से निकाल सकते हो ना आप लोग ये वाली वैल्यू। ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे इंक्लाइंड रहेगा ये वाला बताओ, 5 और 70 वाला। ये आता है कि निकाल के? 85.91। गुड। 85.91। आप ये देखिए। अच्छा मुझे अब अभी आप सोच के बताओ, अभी फिर से सोच के बताना, फेलियर इसमें होगा कि इसमें होगा? जो फोर्स की कंडीशन है उसके हिसाब से बताओ फेलियर कहां पे होगा। जो फोर्स की कंडीशन है उसके हिसाब से बताओ मुझे फेलियर कहां पे होगा, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? डाउन वाले में। यहाँ पे ये जो खींच रहा है बहुत ज्यादा है और जो दबने वाला फोर्स है वो कम है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे जो खींच रहा है वो एज कम्पेयर टू इससे ज्यादा 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 फोर्स से खींच रहा है, एज कम्पेयर टू 70 100 वाला फोर्स ज्यादा है, लेकिन रिएक्शन की वैल्यू जो है कम है। तो रिएक्शन की वैल्यू भी ज्यादा है तो रिएक्शन भी ज्यादा और ये भी ज्यादा, तो कॉम्बिनेशन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि 61.7 डिग्री का एंगल रिजल्टेंट। किस वाले में, कौन से वाले केस में इन दोनों के बीच में ज्यादा एंगल है? इस वाले केस में। तो मैंने क्या बोला था, फेलियर कब होगा? जब नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन जब नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल मैक्सिमम हो जाएगा, एज कंपेयर टू इन दोनों वैल्यूज में इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको, तब फेलियर होता है। तो फेलियर किस कॉम्बिनेशन से होता है? फेलियर सिर्फ शेयर पे डिपेंड नहीं करता, फेलियर शेयर और नॉर्मल दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स तो बहुत ज्यादा, अगर आप देखो इस पॉइंट पे शेयर फोर्स तो मैक्सिमम है, लेकिन नॉर्मल भी सब्सटेंशियल, नॉर्मल की छोटी मोटी वैल्यू नहीं, नॉर्मल भी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल की वैल्यू इतनी है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे बात करोगे, इस पॉइंट पे आप बात करोगे तो यहाँ पे शेयर फोर्स ज्यादा है लेकिन नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी सी कम। तो नॉर्मल और शेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, जब ये वाला एंगल मैक्सिमम आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फेलियर। उस पॉइंट पे उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये एंगल बता रहा है इंटरनली लड़ाई चल रही है, इंटरनल फ्रिक्शन, किसी भी चीज कोई दो लोगों के बीच फ्रिक्शन होता है मतलब दोनों के बीच लड़ाई है ना। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या बता रहा है? दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कौन कौन? शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स। जब उन दोनों की बीच की लड़ाई मैक्सिमम हो जाएगी तब फेलियर हो जाएगा। तो शियर और नॉर्मल दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन मैक्सिमम पहुंच जाएगा तब फेलियर हो जाता है। ऐसा कॉम्बिनेशन कि जब ये वाला वैल्यू बड़ी हो जाए तो फेलियर हो जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पता चला कि शियर मैक्सिमम होने के बाद भी फेलियर मैक्सिमम वाले पे नहीं होगा, किसी और छोटे मोटे प्लेन पे भी हो सकता है जहां पे नॉर्मल की वैल्यू छोटी है। कितने लोग को ये बात समझ में आई? बोलो। यहाँ पे देखिए, तो एक टाउ है और ये वाली वाली सिग्मा है, वाली वाली टाउ है, वाली वाली सिग्मा है। ये वाली वाली सिग्मा 3 है, वाली वाली सिग्मा 1 है और सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे फेलियर हो गया, ये वाला प्लेन जस्ट फेलियर प्लेन, इस प्लेन का एंगल 2 अल्फा है और ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीटा। अगर आप बीटा को ध्यान से देखोगे तो इसको एक देखो, एक चीज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बीटा, ये जो टेन बीटा है यहाँ पे फेलियर हो रहा है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट उसका आपने बोला सिग्मा एन और वाई कोऑर्डिनेट का बोला टाउ। सिग्मा एन और टाउ है, ये जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? सिग्मा एन और टाउ। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी रहेगी?
इस लाइन की इसकी वैल्यू रहेगी कितनी, सिग्मा एन, और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, टाउ, राइट। क्योंकि ये वो वाला प्लेन है जहां पे फेलियर हो रहा है, क्योंकि वो वाला स्ट्रेंथ जहां पे फेलियर, उसको बोला शियर स्ट्रेंथ, एफ, फेलियर वाला स्ट्रेंथ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टेन बीटा, क्या हम बोल सकते हैं टेन बीटा इज इक्वल टू टाउ एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। ये वो वाला एंगल है जहां फेलियर हुआ है, बीटा मैक्स। ये वाला एंगल कौन सा है, बीटा मैक्स। ये वाला एंगल कौन सा, बीटा मैक्स। तो हमने बोला बीटा मैक्स, एक एंगल है बीटा मैक्स बनाया मैंने, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एन और टाउ। तो आपको बीटा मैक्स पता है, टेन बीटा क्या होता है, y डिवाइड बाय एक्स। y इज टाउ एफ, y इज टाउ एफ एंड x इज सिग्मा एन। सिंपल ही बनाया मैंने। बीटा मैक्स से फेलियर हुआ, तो जो प्लेन पे जैसे फेलियर हुआ है वो दैट इज शियर फेलियर। शियर फेलियर डिवाइड बाय सिग्मा एन की वैल्यू, दिस इज बीटा मैक्स। और इस बीटा मैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस बीटा मैक्स, दिस कॉल्ड इज नथिंग बट tan phi। तो हम लोग क्या बोलते हैं, tan phi दिस इज इक्वल्स टू टाउ एफ डिवाइड बाय सिग्मा एन। हम बोल सकते हैं कि टाउ एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इंटू tan। इसको टाउ एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इंटू tan phi। शियर स्ट्रेंथ एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा एन tan phi। ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा एन प्लस tan phi। अभी हम बात करें सिर्फ कोहेजन लेस की, जहां पे कोहेजन नहीं, एफ इक्वल टू सिग्मा एन tan phi। अभी एक चीज और फिर से फाइनली रिलेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे आप एक फोर्स लगा रहे हो पी, इसको अपोज करने वाला कौन है, इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू याद है क्या आपको, क्या होता है, म्यू इंटू एन। अगर किसी को धुंधला सा भी याद है, वैसे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर धुंधला सा भी याद है तो आपको याद होगा कि म्यू की जगह आप लिखते हो क्या, जनरली टेन फाई। टेन थीटा से कई बार आप म्यू को डिनोट करते हो, जो आपने सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ा है। सॉलिड मैकेनिक्स में भी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में भी आपने म्यू को टेन फाई बोला है कई बार, टेन थीटा एंगल से बोलते हैं। तो म्यू जो है फ्रिक्शन एंगल है, म्यू को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल। याद है आपको, व्हाट इज म्यू कॉल्ड एज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की। ये आपको पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको। तो ये क्या चीज है, मैंने क्या बताया था, ये क्या बताता है, सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है, ये बता रहा है कि ये जो सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आपने स्ट्रेंथ को ओवरकम कर दिया तो फेलियर हो जाएगा। तो टेन पाई इंटू एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ। क्या आप इसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ से, स्ट्रेंथ एन इंटू टेन पाई। वो फोर्स के टर्म्स में था, ये शियर के टर्म्स में, बात एक ही है। ये भी जो फेलियर है शियर फेलियर है, दो प्लेन के बीच में शियर फेलियर हो रहा है। ये भी जो हो रहा है जो सॉइल के बीच में, वो क्या हो रहा है, शियर फेलियर हो रहा है। दिस इज shear strength of the soil. What is shear strength of the soil? It is nothing but normal stress into tan phi, या फिर आप बोलोगे normal stress into friction। इसको भी आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हो, फाई को भी आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। दोनों एक ही बात को डिनोट करते हैं। ये सॉलिड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स की पूरी एप्लीकेशन सॉइल में कर दी, तो हमने इसको बोला सॉइल मैकेनिक्स। हमने क्या बोला, सॉइल मैकेनिक्स। किसी का ऑडियो चालू हो गया गलती से, कुछ बोलना चाह रहे हो। S is called as shear strength of the soil is equal to sigma and tan phi, sigma and tan phi। इसको इतना लिखिए और आज की क्लास को बंद करते हैं, कल की क्लास में shear strength चैप्टर को खत्म कर देंगे। समराइजेशन, फट से समराइज करो, खत्म करो, हमारे बैटरी भी लो होने वाली है हमारे मोबाइल। हमको क्या क्या याद रखना है, हमको याद रखना है एक मोहर सर्कल है, इस मोहर सर्कल में दो पॉइंट है सिग्मा 1 और सिग्मा 3। इस मोहर सर्कल का एक रेडियस है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। इस मोहर सर्कल का सेंटर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 कॉमा 0, इसका सेंटर कोऑर्डिनेट है। जो उसका टाउ मैक्स होता है, शियर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 एट 48 डिग्री एंगल पे होती है। लेकिन यहाँ पे फेलियर नहीं होता। फेलियर कहाँ पे होता है, फेलियर होता है व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। हम बोलते हैं फेलियर होता है एंगल अल्फा पे, एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री प्लस 5, इस एंगल पे फेलियर होता है। और जो फेलियर स्ट्रेंथ होती है शेयर की, दैट इज व्हाट,
S इज इक्वल टू सिग्मा n इंटू, इतना ही याद करना और कुछ भी याद नहीं करना चैप्टर में। अभी तक के जो पढ़ा है उसमें यही याद करना है, आगे पढ़ा देंगे फिर और चीजें। क्लियर है? टाउ मैक्स कब होता है? 48 डिग्री पे, लेकिन इसमें फेलियर नहीं होता। फेलियर कहाँ पे होता है? फेलियर होता है एंगल अल्फा पे। एंगल अल्फा कितना है? 45 प्लस 5/2। 5/2 इज फाइव इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अल्फा इज दैट एंगल जहां पे फेलियर होगा, दैट इज क्रिटिकल एंगल। मेजर प्रिंसिपल प्लेन से जब आप अल्फा एंगल मूव करोगे, तो जब आप यहां से 2 अल्फा मूव करोगे तो फेलियर हो जाएगा। जब आप 90 डिग्री मूव करोगे तो फेलियर नहीं होगा। जब आप 2 अल्फा मूव करोगे तो जो पॉइंट आएंगे दैट विल बी द पॉइंट ऑफ फेलियर। ये आपका समराइजेशन हो गया इस चैप्टर का।